नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों अपन जो रेलवे एनटीपीसी एग्जाम 2020-21 के और 125 पारियों में जो साइंस के 600 क्वेश्चंस की सीरीज कर रहे थे, उसमें से 3 वीडियो आ चुके हैं। ये पार्ट 4 है, जिसमें अपन 281 से लेकर 360 क्वेश्चन यानी टोटल इस वीडियो में 80 साइंस के सवाल जो एनटीपीसी में पूछे गए हैं वो कवर करने वाले हैं। टोटल आपके 8 वीडियो में ये सीरीज कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन भी कैंडिडेट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सीरीज से जुड़ना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। इससे पहले के जो इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं देखे 1 से 3 तक, वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जरूर चेक कर लेना। पीडीएफ फाइल के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सभी क्वेश्चंस आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट विज्ञान के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल देखे उससे पहले मैं आपको बता दूँ, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो, अपनी तैयारी को परखने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे आपका टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में सही रहेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। प्रैक्टिस के लिए टेक्स्ट बुक आपके लिए बेहतरीन ऑफर ये लेकर आ रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, मान लेते हो एसएससी की कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, साथ ही साथ किसी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स की कर रहे हो, तो सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। इसमें भी अलग अलग वैलिडिटी है, जैसे कि 1 वर्ष का पास है, 2 वर्ष का पास है, और टीटीजे के कूपन कोड यहाँ पर आप अप्लाई करते हो तो आपको एक्स्ट्रा 40 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। इसी प्रकार यहाँ पर एक लाइफ टाइम पास भी है, जो अनलिमिटेड मॉक टेस्ट आप दे सकते हो। सेम एग्जाम पैटर्न और डैशबोर्ड आपको देखने को मिलता है, उसी प्रकार से यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस की जाएगी। और ये सभी मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, आप देख सकते हो। ग्रुप डी के हो गए, एनटीपीसी के हो गए, बैंकिंग के हो गए, एसएससी के हैं, जितने भी स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं। तो ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू कर लेते हैं। जो यहाँ पर साइंस का पार्ट 4 है, देखिएगा पहला सवाल, महिला सेक्स हार्मोन कौन सा है? तो एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ये 2 हार्मोन है जो महिला सेक्स हार्मोन है। पूछ ले पुरुष हार्मोन कौन सा है? तो टेस्टोस्टेरोन, ये पुरुष सेक्स हार्मोन हो जाएगा। अगला सवाल, किसका स्रोत सूर्य ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, ये किसका स्रोत है? तो फोटोसिंथेसिस है, यानी प्रकाश संश्लेषण का जो स्रोत है वो सौर ऊर्जा हो जाएगी। इसके अतिरिक्त बाकी मैं यहाँ पर सौर सेल की बात करूँ तो ये भी फोटोवोल्टिक प्रभाव के द्वारा सूर्य या फिर प्रकाश की किसी अन्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त करता है। ऑप्शन में आपके प्रकाश संश्लेषण दे रखा था, तो ये सौर ऊर्जा का हो जाएगा। नेक्स्ट में देखिएगा, लेंस की क्षमता किस इकाई से मेजर की जाती है? तो डायोप्टर, आप सभी को पता होगा। एक डायोप्टर है, ये देखिए लंबाई का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो एक डायोप्टर बराबर 1 बटा लंबाई हो जाएगी, जो मीटर मात्रक होता है। तो 1 मीटर इनवर्स इसकी यहाँ पर कह सकते हो डायोप्टर की जो यूनिट है। अब देखिए, जो उत्तल लेंस है, अवतल लेंस है, इनकी जो क्षमता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, ये आपको याद रहना चाहिए। जो उत्तल लेंस है उसकी क्षमता पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। यू से आप पी कर दीजिए, यूपी, और अवतल की फिर है वो ऋणात्मक होती है, जो लेंस की क्षमता है। अब देखिए आगे एक सवाल भी पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल का सवाल है, वो अपन कवर कर लेंगे। लेकिन एक बार मैं और बता दूं, यहाँ पर फोकस दूरी, जैसे कि आपको सवाल दे दें कि 200 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता मैंने कहा फोकस दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो फोकस दूरी यहाँ पर दे रखी है आपको 200 सेंटीमीटर, तो आप सिंपली 1/200 करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो 1/f है ये आपके ऐसा यूनिट में होना चाहिए, जो फोकल लेंथ है ऐसा यूनिट में, लेकिन यहाँ पर 200 सेंटीमीटर ये ऐसा ही नहीं है, मीटर होती है आपकी लंबाई की ऐसी यूनिट है। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 200 सेंटीमीटर कितने 2 मीटर होते हैं। तो आप करेंगे, जो पी है क्षमता है वो व्युत्क्रमानुपाती है, फोकल लेंथ यहाँ पर कितनी हो गई मीटर में 2, तो 1/2 हो जाएगा आपकी पी, यानी हाफ डायोप्टर। नेक्स्ट में देखिएगा, सवाल पूछा गया, सूर्य से आने वाले प्रकाश को चंद्रमा या पृथ्वी यदि पूर्णतया रोक दे तो उस छाया क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो सूर्य से आने वाले प्रकाश को बीच में पृथ्वी आ जाए, चंद्रमा आ जाए और पूर्णतः वो रुक जाए, तो इस प्रकार से जो एक छाया क्षेत्र बनेगा तो उसे परछाया उम्ब्रा बोला जाता है। किस टाइप से मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर इमेज में, जैसे कि ये आपका सूर्य है, ओके, और यहाँ पर कोई जैसे पृथ्वी आ गया या चंद्रमा आ गया, तो ये वाला जो क्षेत्र है बिल्कुल ब्लैक हो गया है, जो भी प्रकाश आ रहा था बिल्कुल रुक गया है, तो ये ब्लैक वाला पार्ट इसे उम्ब्रा बोला जाता है, परछाया बोला जाता है। तो सूर्य द्वारा पृथ्वी की परछाई 3 शंकु बनाती है, इसमें परछाई के एक शंकु को परछाया कहा जाता है, जो पूर्णतः प्रकाश को रोक देता है, ये परछाया है। और दूसरा जो शंकु है इसे खंड छाया या उपछाया बोला जाता है, और जो तीसरे को एंटुम्ब्रा बोलते हैं। तो यहाँ पर तीनों ही आप देख सकते हो, जो उपछाया है जो थोड़ा दूर है वो उपछाया, यहाँ पर ये उपछाया, जो नज़दीक में बिल्कुल ब्लैक आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। पेनुम्ब्रा में कुछ इस टाइप से आपको उपछाया में दिखाई देगा, सूर्य है वो इस टाइप से, पूरा तो नहीं दिखाई देगा लेकिन इस टाइप से। और एंटुम्ब्रा जो सबसे दूर होता है, जो बीच में आ रहा है, पृथ्वी हो गया, चंद्रमा आ गया, ये सबसे दूर जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसको जो सूर्य दिखाई देगा वो इस प्रकार से रिंग के आकार का दिखाई देगा, तो इसे कहा
कहा जाता है? एटुम्ब्रा। अगला सवाल देखिए यहाँ पर पूछा गया। बाकी चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब होता है, आगे इससे सवाल भी आएगा, वो भी बताऊंगा। तो चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण का मतलब यहाँ पर चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देगा जब पृथ्वी है। देखिए चंद्रमा खुद का तो प्रकाश होता नहीं, सूर्य के प्रकाश से वो परावर्तित होता है और चमकता है। तो चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण हो जाएगा मतलब आपको चंद्रमा पर किसी भी प्रकार की लाइट नहीं दिखाई देगी। कारण क्या है? पृथ्वी यहाँ पर बीच में आ रहा है, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया। अब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक जाएगा ही नहीं तो कैसे परावर्तित होगा? तो आपको बिल्कुल अंधेरा दिखाई देगा जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। तो पृथ्वी यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा के बीच आ गई, चंद्र ग्रहण हो गया। इसी प्रकार से सूर्य ग्रहण की बात करूं तो सूर्य ग्रहण में आपको क्या, सूर्य नहीं दिखाई देगा। सूर्य नहीं दिखाई देने के कारण क्या है कि बीच में कुछ ऑब्जेक्ट आ रहा है पृथ्वी के, ये अर्थ है, ये सन है, तो बीच में कुछ आएगा तभी आपको सूर्य का प्रकाश नहीं दिखाई दे। क्या आ रहा बीच में? चंद्रमा आ रहा है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाए। अगला सवाल देखिएगा, कौन सा पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है? पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत में आपके जल विद्युत आ जाएगा, तापीय विद्युत है जिसमें कोयला, गैस, तेल है, आणविक ऊर्जा है, ये सभी पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत हो जाते हैं। और अगले सवाल की ओर मूव करते हैं यहाँ पर। और बाकी यहाँ पर पारंपरिक में एक आपकी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की बात करूँ तो उसमें आपके सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा है, ये सभी बायोमास है, ज्वारीय तरंग ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा है। किसके उदाहरण है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के, और ये पारंपरिक के। नेक्स्ट में देखिएगा, फुल फॉर्म ऑफ सोनार की फुल फॉर्म पूछा है और इसका उपयोग क्या होता है? तो सोनार यानी साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग हो जाएगा। उपयोग है वो पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल। सोनार में आपको पूछ ले किसका उपयोग होता है, कौन सी वेव का? तो पराध्वनि तरंगों का इस्तेमाल होता है, जिससे जल में स्थित कोई भी पिंड है उसकी दिशा, दूरी और वेग को मापने में पराध्वनि तरंगें इस्तेमाल की जाती हैं। जिससे जो जल में स्थित पिंड की दिशा क्या है, दूरी क्या है, क्या वेग से वो चल रहा है, वो मेजर की जाती हैं ये पराध्वनि तरंगों के द्वारा। जो ये अल्ट्रासोनिक वेव है इसकी फ्रीक्वेंसी वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है, जो सोनार में यूज होती है। रडार का मतलब है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट देखिएगा, फलों का स्वाद किस शुगर के कारण मीठा होता है? किस शर्करा के कारण जो फल है वो मीठे होते हैं? तो फ्रुक्टोज, ये फ्रक्टोज हो जाएगी शर्करा। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, विद्युत धारा का ऐसा यूनिट है वो एम्पियर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में क्या सही नहीं है, ये आपको पूछा गया है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में कुछ इस टाइप से ऑप्शन थे, मैं आपको बताऊं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग होता है वो टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर कास्ट में किया जाता है, और जो मूर्ति हो गया, जो खिलौने हैं, कलात्मक वस्तुएं हैं आदि बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। और जो फॉर्मूला रहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का वो ये क्या आप देख सकते हो, कैल्शियम सल्फेट के साथ जो हाफ है वो जल का अणु हो जाएगा। ये फॉर्मूला है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। नेक्स्ट में देखिएगा, कौन सा जंगली पौधा जिसके नुकीले कांटे को छूने से खुजली शुरू हो जाती है? तो ये जंगली पौधा है, नेटल है, जिनके नुकीले कांटों को आप छुएंगे तो आपको खुजली स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सा पौधा? ये नेटल पौधा है। इसमें रोम जैसे पतले कांटे हो जाने वाले फॉर्मिक एसिड की वजह से जलाने वाले यहाँ पर हिस्टामाइन होता है, जो सूजाने वाला और काफ़ी पीड़ादायक रहता है। अमाशय में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो स्टोमाक में अमाशय में जो एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl पाया जाता है अमाशय में। नेक्स्ट में देखिएगा, गुब्बारों में भरी जाने वाली सबसे हल्की गैस कौन सी है? जो गुब्बारों में भरी जाती है वो हीलियम गैस हो जाएगी, जो सबसे हल्की है। बाकी ओवरऑल बात करूँ सबसे लाइटेस्ट जो गैस है सभी गैस में वो हाइड्रोजन है। नेक्स्ट में देखिएगा, समुद्री जल सतह का औसत तापमान कितना होता है? जो समुद्र की सतह है, जल की सतह है, उसका एवरेज टेम्परेचर है वो 17 डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसे फ़ारेनहाइट में 62.6 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हो जाएगा। सूरजमुखी के फूलों का सूर्य की दिशा में मुड़ना किसके कारण होता है? जो सनफ्लावर है, सूरजमुखी है, उनके फूल है वो सूर्य की दिशा में मुड़ जाते हैं। कारण क्या? फोटोट्रॉपिज्म जो प्रभाव है, इसी के कारण ये जो फूल रहते हैं सूरजमुखी के वो सूर्य की दिशा में मुड़ जाते हैं। तो फोटोट्रॉपिज्म इसका कारण हो जाएगा। ये स्टेम में वृद्धि हार्मोन ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण होता है। अगला सवाल देखिएगा, अधातु का कौन सा गुण नहीं है? तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है, ये आपको पूछा है। तो विद्युत की ये चालक होती है, जो अधातु का गुण नहीं है, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधातु है विद्युत की चालक नहीं होती है, कुछ चालक होती है। तो आपको पूछा था कौन सा गुण अधातु का नहीं है, तो ये गुण तो धातु का है, न कि अधातु का। बाकी अधातु के गुण की बात करूँ तो अधातु भंगुर होते हैं, कोई चमक नहीं होती है। अधातु ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। बाकी एक अपवाद भी है, ग्रेफाइट है जो अधातु वो विद्युत का सुचालक है। नेक्स्ट में देखिएगा, कौन सी प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं होता है? इनमें से किस प्रकाशीय घटना में अपवर्तन नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर हो जाएगा सूर्य का अस्त होते समय लाल दिखाई देना, ये प्रकाश के प्रकीर्णन का प्रभाव है। तो कौन सी घटना है? प्रकीर्णन के कारण सूर्य जब उदय और अस्त होता है तो वो लाल दिखाई देता है। बाकी रेटिना पर प्रतिबंध बनना,
और इंद्रधनुष है, तारों का टिमटिमाना है, तो ये सभी रेटिना पर प्रतिबिंब है और टिमटिमाना, इंद्रधनुष वगैरह अपवर्तन के ही उदाहरण हैं। अगला सवाल देखिएगा, पूछा गया है एपिग्राफी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एपिग्राफी में शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। किसका? शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट में देखिएगा, गैलापागोस द्वीप समूह किस वैज्ञानिक के अध्ययन या फिर खोज से संबंधित है? गैलापागोस जो द्वीप समूह है वो चार्ल्स डार्विन के अध्ययन या खोज से संबंधित है। तो ये द्वीप है वो चार्ल्स डार्विन के द्वारा जैव विविधता के अध्ययन के लिए चुना गया था। इस द्वीप का जो नाम है, इस द्वीप को चार्ल्स डार्विन ने 1835 में दौरा किया था यहाँ पर, और गैलापागोस की जो प्रजातियों हैं उनका अवलोकन किया और बाद में उन्होंने इसका उपयोग है वो डार्विन के प्राकृतिक चयन द्वारा क्रम विकास के सिद्धांत में भी किया था। गैलापागोस जो द्वीप समूह है ये है कहाँ पर? तो ये प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास जो ज्वालामुखी हैं वही द्वीप है गैलापागोस द्वीप। नेक्स्ट में देखिएगा, अल्बर्ट आइंस्टीन को किस हेतु 1921 में भौतिकी का नोबेल प्राइज मिला था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन को नोबेल प्राइज़ दिए जाने की घोषणा जो 1921 में हुई थी, बाद में 1922 में दिया गया था, वो प्रकाश विद्युत प्रभाव, जो एक प्रकाश विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, उनकी खोज हेतु ये अल्बर्ट आइंस्टीन को दिया गया है। नेक्स्ट में देखिएगा, लोहे की वस्तुओं को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए विद्युत धारा के द्वारा उन पर तांबे, निकल अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। तो इस प्रक्रिया को विद्युत लेपन कहा जाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला जाता है, जहाँ पर जो लोहे की वस्तु हैं उनको संक्षरण से, यानी उनको जंग लगने से बचाने के लिए, चमक के लिए, उनकी चमक बनाए रखने के लिए विद्युत धारा के द्वारा उन पर तांबा, निकल और क्रोमियम का लेपन होता है। तो इसे विद्युत लेपन बोला जाता है। विद्युत धारा द्वारा धातु पर लेपन करने की विधि को ही विद्युत लेपन कहा जाता है। तो गैल्वेनीकरण में क्या होता है, जो यशत लेपन है ये भी एक धातु कर्मिक प्रक्रम है जिसमें लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और इससे धातुओं का जो जंग है वो नहीं लगता है, संक्षरण हो जाता है। अगले सवाल की ओर मूव करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 1808 में पहली बार द्रव्यों का परमाणु सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? तो 1808 में जॉन डॉल्टन ने ये परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया था। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत ने द्रव्यमान के संरक्षण के नियम एवं निश्चित अनुपात के नियम की ही व्याख्या की थी। तो जॉन डॉल्टन ने 1808 में पहली बार सबसे पहले द्रव्यों का परमाणु सिद्धांत है वो प्रस्तुत किया था। और डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार जो भी द्रव्य हैं यानी तत्व, यौगिक मिश्रण हो गया, उनके सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। जो भी पदार्थ है, द्रव्य हैं, वो सूक्ष्म कणों से बने होते हैं और जिन्हें अपन परमाणु बोलते हैं, उन सूक्ष्म कणों को। जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो जमीन में पानी के रिसने की प्रक्रिया को इनफिल्ट्रेशन बोला जाता है। माइक्रोफोन किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है? माइक्रोफोन है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। माइक्रोफोन के द्वारा ही जो ध्वनि ऊर्जा है उसको विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है। इलेक्ट्रिक जनरेटर की बात करूँ तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर उल्टा करती है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। लाउड स्पीकर क्या करता है? ये माइक्रोफोन का उल्टा करता है। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में, तो लाउड स्पीकर है वो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। और जो विद्युत सेल है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत सेल क्या करेंगे, रासायनिक केमिकल एनर्जी रहती है उसमें, उसको वो विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। और सोलर सेल क्या करते हैं? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। डायनामो जो जनरेटर हो गया, ट्यूबलाइट है विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में, मोटर हो गया विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जिसने यूरेनियम 233 का उपयोग किया है? तो यूरेनियम 233 ईंधन का उपयोग करने वाला विश्व में प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा? कामिनी हो जाएगा। ये फर्स्ट एंड करंटली एकमात्र रिएक्टर है विश्व में जो कि स्पेशल यूरेनियम 233 फ्यूल पर आधारित है। ये कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो कलपक्कम में है वहाँ पर है कामिनी न्यूक्लियर रिएक्टर है, जिसको बनाया गया है वो संयुक्त रूप से भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एंड इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च के द्वारा बनाया गया है। फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की बात करूँ तो ये चिकागो पाइल है और ये सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो के द्वारा 1942 में बनाया गया था। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर, जो जांग की हड्डी है वो सबसे बड़ी हड्डी है। और आपको पूछ रहे सबसे छोटी हड्डी है वो कान में होती है जिसे स्टेपिज बोला जाता है। और सबसे मजबूत हार्ड हड्डी है ह्यूमन बॉडी की वो जॉ बोन हो जाएगी। नेक्स्ट में देखिएगा, सबसे कम घनत्व किस वायुमंडल परत का होता है? तो जितना ऊपर जाएंगे उसका घनत्व है वो कम होता जाएगा। और सबसे बाहरी परत कौन सी? बाह्य मंडल है, तो इसका घनत्व है वो सबसे कम हो जाएगा। सबसे अधिक है जो नजदीक है पृथ्वी की परत वो क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फीयर का सबसे अधिक है। इसी प्रकार आप देख सकते हो उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, थर्मोस्फीयर है और लास्ट में एक्सोस्फीयर हो जाएगा।
नेक्स्ट में देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है, इनमें से कौन सा पशुओं से संबंधित हार्मोन है? तो पशुओं से संबंधित यहाँ पर हो जाएगा इंसुलिन है, बाकी जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन है, ये पादप हार्मोन है। नेक्स्ट में देखिएगा अंतराशयनन है, ये किससे संबंधित है? तो अंतराशयन है, आप देख सकते हो जो इंटरक्रॉपिंग, मिक्स्ड क्रॉपिंग जिसे बोला जाता है। तो बीच बीच में खाली जगह में कोई दूसरी फसल लगाना है, मिक्स की जाए, जैसे ये फलक है, खाली फसल है तो बीच में एक नई फसल लगा दी है, तो बीच बीच में खाली जगह में जो नई फसल लगाई जाती है इसे अंतराशयन बोला जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा, जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों में एक सीध हो जाती है तो कौन सी सागरीय घटना होती है? तो ये घटना हो जाएगी स्प्रिंग टाइड की। कौन सा टाइड आएगा? स्प्रिंग टाइड। जो ज्वार भाटा आता है उसमें स्प्रिंग टाइड यानी उच्च ज्वार बोला जाता है। ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से जो 20% अधिक हो जाती है वो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन ये स्प्रिंग टाइड आता है। कारण क्या है? जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में आ जाते हैं, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी हैं, उस केस में ये स्प्रिंग टाइड आता है जिसे उच्च ज्वार बोला जाता है। एक दोस्तों नीप टाइड भी होता है, जो निम्न ज्वार हैं। इस दिन क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का जो केंद्र है उन पर जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का समकोण बनाते हैं। सूर्य है वो चंद्रमा, सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र पर समकोण बनाते हैं। इसी वजह से सूर्य और चंद्रमा दोनों ही पृथ्वी के जल को अलग अलग दिशाओं में आकर्षित करेंगे, तो परिणाम रहेगा ज्वार है वो औसत से 20% कम ऊंचे होते हैं। जो निम्न ज्वार नीप टाइड बोला जाता है, जब 90 डिग्री का एंगल बनता है सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी के केंद्र पर, तो ये नीप टाइड हो जाएगा। और जब तीनों ही एक सीध में रहते हैं 180 एंगल पर, उस केस में ये उच्च ज्वार आता है जिसे स्प्रिंग टाइड बोला जाता है। ज्वार भाटा का कारण क्या है? तो चंद्रमा जब भी पृथ्वी के निकट आता है तो पृथ्वी को अपने गुरुत्वाकर्षण बल से अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है, लेकिन पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है जिससे ठोस जमीन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन समुद्री जो जल है उसमें हलचल पैदा हो जाती है। तो ज्वार भाटा का यही कारण है। और जब ऊंचा होता है, समुद्री जल ऊपर उठता है तो उसे ज्वार बोलते हैं, और नीचे आता है तो उसे भाटा बोला जाता है। एक दिन में प्रत्येक स्थान पर 2 बार ज्वार और 2 बार भाटा है, वो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण आता है। साल्ट रॉक है, जो सेंधा नमक है, वो किस नाम से जाना जाता है? तो सेंधा नमक, साल्ट रॉक को हैलाइट बोला जाता है। जो सोडियम क्लोराइड का एक क्लोराइड का प्रकार हैलाइट है, ये सेंधा नमक हो जाएगा। एक वाहन द्वारा यात्रा की दूरी को मापने के लिए उपकरण है वो ओडोमीटर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है, उसकी पृथ्वी से ऊंचाई है वो कितने किलोमीटर है? तो 400 किलोमीटर हाइट पर है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वो पृथ्वी से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। स्पीड ऑफ विंड इंस्ट्रूमेंट है, हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो एनीमोमीटर के द्वारा विंड है उसकी यानी हवा की गति को मेजर किया जाता है। भारत सरकार ने कब नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो नैनो मिशन है उस पर एक मिशन की शुरुआत की थी? तो ये नैनो मिशन की शुरुआत 2007 में की गई थी। अगला सवाल देखिएगा, एंटोमोफिली परागण किसके कारण होता है? तो पोलिनेशन, जो एंटोमोफिली पोलिनेशन है ये होता है इंसेक्ट यानी कीटों के द्वारा। एंटोमोफिली परागण कीटों के द्वारा है। आपको पूछ लें एनीमोफिली परागण है तो ये वायु द्वारा, एनीमो यानी हवा, वायु द्वारा किया जाता है। कीटों द्वारा है वो एंटोमोफिली, एनीमोफिली वायु द्वारा है। चमगादड़ द्वारा जो परागण है इसे चिरेप्रोफिली बोला जाता है। और जो पक्षियों के द्वारा परागण है वो ऑर्निथोलॉजी, मैंने आपको बताया था जो पक्षी अध्ययन है, तो ऑर्निथोफिली है, ये परागण है पक्षियों के द्वारा। बात करूँ यहाँ पर मैं जल द्वारा परागण तो इसे हाइड्रोफिली बोलते हैं, और स्नेल जो घोंगे हैं उसके द्वारा परागण को मेलेकोफिली बोला जाता है। आपको जो पूछा गया था इंसेक्ट कीटों द्वारा परागण को एंटेमोफिली परागण कहते हैं। प्रकृति में धातु किस रूप में पाया जाता है? तो ये प्रकृति में अयस्क और के फॉर्म में पाया जाता है। अयस्क वह खनिज है जिससे सुविधा और लाभ के लिए धातु है वो निकाली जाती है। पृथ्वी से निकाले गए अयस्कों में जो अशुद्धियाँ होती हैं उन्हीं अशुद्धियों को क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं। कौन सा विषम है? दांतों के प्रकार से आपको पूछा था, एक अलग दे रखा था 4 दांतों के प्रकार से। तो दांतों के प्रमुख 4 प्रकार हैं, इंसीजर, कैनाइन है, प्रीमोलर और मोलर है, यानी कर्तनक। जो कर्तक है ये काटने के दांत है, रदनक है वो फाड़ने के हैं, और ये अग्र चरोणक हैं जो प्रीमोलर हैं, और चरोणक है ये मोलर है, चबाने के दांत। अगला सवाल देखिएगा, D2O जो भारी जल है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो भारी जल का उपयोग जो परमाणु भट्टी है, नाभिक की रिएक्टर है, उसमें शीतलक के रूप में किया जाता है। और सामान्य जल के हाइड्रोजन में ये देखिए जो D2 है इसका आपको समस्थानिक का ही पूछा है कि सामान्य जल में हाइड्रोजन का कौन सा फॉर्म होता है। और जो देखिए हाइड्रोजन की 3 समस्थानिक है तो वो प्रोटियम होता है सामान्य जल में, और जो भारी जल में है वो ड्यूटेरियम होता है जिसमें 1 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन तथा 1 न्यूट्रॉन होता है। प्रोटियम में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं।
अगला सवाल देखिएगा, मलेरिया की वैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई थी, किस कंपनी के द्वारा मलेरिया वैक्सीन को बनाया गया था? तो GSK यानी गैलेक्सो स्मिथ क्लाइन कंपनी है, इसके द्वारा ये मलेरिया की वैक्सीन को बनाया गया था। मलेरिया वैक्सीन का नाम है RTS, जिसे मॉस्क्यूरिक्स बोलते हैं। तो ये बेल्जियम में लेबोरेटरी है ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन, इसके द्वारा कौन सी गैस दहन में और श्वसन में नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्साइड बनाती है? तो ऑक्सीजन गैस होती है दहन में। नेक्स्ट में देखिएगा, कोशिका का कौन सा भाग है वो कोशिका के आंतरिक भाग को बाहरी वातावरण से अलग करता है? कोशिका का जो आंतरिक भाग और बाहरी वातावरण को अलग करने वाला कोशिकांग है जो कोशिका झिल्ली है, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली भी बोला जाता है। कोशिका झिल्ली जी किससे बनी होती है? तो लिपिड और प्रोटीन से। कोशिका झिल्ली किससे? प्लाज्मा झिल्ली लिपिड और प्रोटीन से बनी होती है। कोशिका की बाहरी सतह प्लाज्मा झिल्ली होती है और जिसके अंदर क्या होते हैं? केंद्रक द्रव्य साइटोप्लाज्म पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट है आदि जो कोशिकांग है वो साइटोप्लाज्म में तैरते हुए पाए जाते हैं। कौन सा तत्व सभी जीवों में आवश्यक रूप से पाए जाते हैं? तो कुछ प्रमुख तत्व हैं जो 4 एलिमेंट हैं वो सभी जीवों में कॉमन रूप से पाए जाते हैं। ऑक्सीजन हो गया, कार्बन है, हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन है। ये 4 एलिमेंट हैं वो आवश्यक रूप से सभी जीवों में पाए जाते हैं। सबसे पहले किसने बताया कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कण धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं? तो परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन के कण है वो धनावेशित कणों में धंसे रहते हैं। तो ये प्लम पुडिंग सिद्धांत दिया था जे थॉमसन ने, 1904 में दिया था प्लम पुडिंग सिद्धांत है। तो जे थॉमसन ने बताया जिस प्रकार प्लम पुडिंग या फिर तरबूज में बीज धंसे हुए रहते हैं ना विद्यमान, और ठीक उसी प्रकार से आपको परमाणु में इलेक्ट्रॉन विद्यमान रहेंगे। तरबूज में खाने का जो भाग होता है तो खाने के भाग की तरह धनावेश उपस्थित होता है। पृथ्वी का घूर्णन गति के कारण कौन सा बल उत्पन्न होता है जिससे पवनें अपनी मूल दिशा में विक्षेपित हो जाती है? तो मैं पार्ट 3 में आपको बता चुका हूँ। घूर्णन गति के कारण जो बल उत्पन्न होता है वो कोरियोलिस बल है। तो ये कोरियोलिस बल का क्या कारण है? पृथ्वी की घूर्णन गति है जिसकी वजह से उत्तरी गोलार्ध में वायु की गति की दिशा के दाएं ओर और दक्षिण गोलार्ध में गति की दिशा के बाईं ओर बल लगता है। और बात करूं यहाँ पर मैं अभिकेंद्री बल की, तो सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति या फिर ग्रहों के चारों ओर प्राकृतिक और कृत्रिम उपग्रहों की गति के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही अभिकेंद्रीय बल है। वो गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल के द्वारा प्रदान किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो आकाश का रंग नीला है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। क्या है, कौन सा गुण है? प्रकाश का प्रकीर्णन है, जिसकी वजह से जो ब्लू लाइट है वो स्कैटर ज़्यादा होती है, यानी ये चारों दिशाओं में फैल जाती हैं। ब्लू लाइट है जिसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, वही कलर आपको दिखाई देगा है। जैसे कि लाल कलर है उसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम होती है, जो नहीं फैलती है। और ब्लू लाइट का यहाँ पर स्कैटरिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा फैलेगी, जो प्रकीर्णन की घटना उसी के कारण वही रंग आपको दिखाई देगा। अगला सवाल देखिएगा, आरडीएक्स क्या है? आरडीएक्स एक कार्बनिक यौगिक है जो एक विस्फोटक है, प्रसिद्ध विस्फोटक है। विस्फोटक ऑप्शन में था तो आप कर सकते थे, बाकी ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका अन्य नाम है वो है साइक्लोनाइट है। फॉर्मूला O2N2CH2 का होल थ्राइस ये फॉर्मूला है। कितनी पीएच वैल्यू में नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है? तो नीले को लाल कर रहे हो इसका मतलब वो अम्लीय माध्यम होना चाहिए। तो अम्लीय माध्यम के लिए पीएच वैल्यू 7 से कम होनी चाहिए। तो अम्ल होता है वो नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो 7 से कम पीएच वैल्यू होनी चाहिए। और क्षार की बात करूं तो लाल लिटमस को ये नीला कर देता है, यानी 7 से ज़्यादा पीएच वैल्यू होनी चाहिए। कौन सा तत्व नहीं है? इनमें से तत्व सिलिका नहीं है, ये कंपाउंड यौगिक है। केमिकल फॉर्मूला सिलिका का है। इसमें 2 तत्व हैं, आपको पूछा था ये मिश्रण हो जाए कौन सा तत्व नहीं है? तो सिलिका अपने आप में एक तत्व नहीं है, SiO2 इसका फॉर्मूला है। पास्तीदार मछलियाँ कौन सी हैं? यानी जिसका अंदरूनी ढांचा है वो मछलियों का हड्डियों की बजाय उपास्थि के बने होते हैं, कार्टिलेज के बने होते हैं। उनमें प्रमुख रूप से उदाहरण है वो शार्क का आ जाता है, शंकुज का आता है। और बाकी इसके विपरीत बात करूं, यानी वे मछलियां जिनके भीतरी ढांचे वो हड्डी के बने होते हैं तो उसे ऑस्टिएक्थिस बोला जाता है। नेक्स्ट में देखिएगा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कौन सी है? पृथ्वी की सबसे जो ऊपरी परत है वो है भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी के नीचे आ जाती है मेंटल, जो मध्यवर्ती परत है जो अत्यधिक गाढ़ी होती है। और सबसे आंतरिक परत है वो है कोर। जैसे कोर में भी आउटर कोर है, इनर कोर है। कोर है ये निकल और लोहा, यानी Fe में प्रधानता कोर में निकल और लोहा ज़्यादा होता है, इसलिए इसे निफे भी बोला जाता है। और बात करूं यहाँ पर मैं एक महो जोन भी रहता है। वो जो सबसे ऊपरी परत है, मैंने कहा आपको सबसे ऊपरी है क्रस्ट है और बीच में मेंटल। तो क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो भाग है वो आपके कहलाता है महो। ये हो जाएगा आपके मोहरविशिक डिसकंटिन्यूटी। क्रस्ट एंड मेंटल के मध्य की बाउंड्री है ये महो है। चंद्र ग्रहण कब होता है? चंद्र ग्रहण है लूनर इक्लिप्स है, ये कब होता है? तो फुल मून जो पूर्णिमा के दिन हो जाएगा आपके
चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा, मैंने ऊपर बता चुका हूँ, चंद्र ग्रहण तब होगा जब चंद्रमा पृथ्वी के ठीक पीछे उसकी छाया में आ जाता, तब सूर्य का प्रकाश उस तक नहीं पहुंचेगा। तो ये पूर्णिमा के दिन ऐसा होता है। और नेक्स्ट में देखिएगा, यहाँ पर बताया गया है कि जीभ है वो स्वाद बताती हैं, तो फेफड़े हैं उसका क्या कार्य रहेगा। तो ये रीजनिंग में इस प्रकार रिलेट करके पूछा गया था। फेफड़ों के द्वारा वातावरण से ऑक्सीजन ली जाती है, उसे रक्त परिसंचरण से प्रवाहित किया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करके रक्त से वातावरण में छोड़ दिया जाता है। वायु कोष्टिका का क्या कार्य है? वायु कोष्टिका का कार्य यहाँ पर पूछा है। तो मानव फेफड़े जो लंग्स है वो अनेक छोटे छोटे वायु कोष होते हैं उसमें, और इन कोषों को वायु कोष्टिका कहा जाता है। जो लंग्स में अनेक छोटे छोटे कोष होते हैं, इन्हीं कोषों को वायु कोष्टिका बोलते हैं। और कोषों की दीवार बड़ी पतली होती है और उनमें शुद्र रुद्र वाहिनियों के द्वारा एक जाल बिछा दिया जाता है। और इन रुद्र वाहिनियों को, जो शुद्र रुद्र वाहिनी है, इनको केशिका बोलते हैं, कैपिलरीज बोलते हैं। और सांस के दौरान जो वायु है वो फेफड़ों में जाती है सबसे पहले, और वह वायु कोष्टिकाओं में प्रवेश करती है उसके बाद, और वहाँ पर जो रुद्र वाहिनियों के ये कांटेक्ट में आती हैं। तो यहाँ पर जो रुधिर है वो वायु के ऑक्सीजन का क्या करता है? अवशोषण करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है वायु कोष्टिका में। यानी आप कह सकते हो वायु कोष्टिका जो एक रुधिर वाहिनियों का जाल बिछा हुआ होता है, कहाँ पर? कोषों में। तो ये काम करती है ऑक्सीजन का अवशोषण और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है। ये वायु कोष्टिका में होता है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है वंशागति के नियम, जो आनुवंशिकता का नियम है वो किसने दिया था? वंशागति का नियम है, ये आनुवंशिकता का नियम मेंडल के द्वारा दिए गए हैं। मेंडल ने प्रमुख प्रभाविता का नियम, विसंयोजन का नियम जिसे पृथक्करण का नियम बोला जाता है, और युग्मकों की शुद्धता का नियम बोला जाता है। तो ये सभी 3 इंपोर्टेंट नियम हैं, ये मेंडल ने ही दिए हैं। एक है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। अगला सवाल देखिएगा, किसी परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पूछा है। तो सबसे बाहरी आउटर मोस्ट जो कोष हैं उन्हीं में आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, अनुक्रमण, जो डीएनए का अनुक्रमण होता है उस टेक्निक का उपयोग करके जीनोम की संरचना, कार्य एवं अनुक्रमण का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है? तो जीनोमिक्स में किया जाता है डीएनए अनुक्रमण तकनीक का उपयोग। अगला सवाल देखिएगा, हेनरी बैकुरल ने किसकी खोज की थी? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज है, रेडियो धर्मिता की खोज है, वो हेनरी बैकुरल ने की थी। साथ ही साथ मैरी क्यूरी तथा पियरे क्यूरी भी इसके अन्वेषक हैं रेडियो धर्मिता के। इसीलिए इन्हीं तीनों को 1903 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया गया था, और इनके रेस्पेक्ट में जो रेडियो एक्टिविटी की यूनिट है वो बैकुरल रखी गई है। नेक्स्ट में देखिएगा, मांसाहारी पादप कौन सा नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन से पादप हैं वो मांसाहारी हैं। तो प्रमुख रूप से यहाँ पर मक्खा जाली हो गया, ब्लेड वाटर है, सुंदरी का पिंजड़ा है, यहाँ पर इंग्लिश में भी देख सकते हो, घटपर्णी पौधे हैं, और सर्सेनिया है, नेफेंथिस हैं। ये सभी पादप उदाहरण हैं मांसाहारी पादप के। मांसाहारी पादप क्या कारण है? वो कीड़ों का क्यों भक्षण करते हैं? क्योंकि ये पादप जमीन के नाइट्रोजन को उपयोग लेने में असमर्थ रहते हैं, वो नाइट्रोजन का यूज नहीं कर सकते हैं। इसलिए नाइट्रोजन के लिए ये पौधे निकट आने वाले कीड़ों का क्या कर देते हैं? भक्षण कर देते हैं, इसीलिए इसे मांसाहारी पादप बोलते हैं। अगला सवाल देखिएगा, प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम विचलन किस कलर का होता है? तो जो प्रिज्म परिक्षेपण में सबसे कम डेविएशन होता है, विचलन होता है, जो रेड कलर का होता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे अधिक होती है। और सबसे ज़्यादा जो विचलन हो जाता है वो बैंगनी कलर का हो जाता है, वायलेट का हो जाता है। तो ये प्रिज्म परिक्षेपण की घटना में। किस प्रकार के पादप में बीज फलों के अंदर बंद रहते हैं? तो कौन सी घटना है? ये किस प्रकार के पादप है जहाँ पर बीज हैं वो फलों के अंदर बंद रहते हैं? तो ये एंजियोस्पर्म में रहते हैं। जैसे गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सभी उदाहरण हो जाते हैं। जिम्नोस्पर्म में क्या है? उल्टा है, बीज फलों के अंदर बंद नहीं रहते हैं, खुली अवस्था में पाइनस है, सेडर्स है, ये जिम्नोस्पर्म है। किसान के हाथों को कीटनाशक दवा के उपयोग से बचाने के लिए किस संस्थान ने एक स्पेशल जेल बनाया है? तो संस्थान का नाम है दोस्तों स्टेम, यानी इंस्टीट्यूट फॉर स्टेम सेल बायोलॉजी एंड रीजनरेटिव मेडिसिन है। इनके द्वारा 2018 में ये जेल बनाया गया था। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? नवीकरणीय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ज्वारी, बायोमास है, जैव ईंधन है, ये सभी नवीकरणीय ऊर्जा के हैं। गैर नवीकरणीय के हैं, दोबारा यूज नहीं हो सकता, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, शैल गैस, नाभिक की ऊर्जा है, ये गैर नवीकरणीय है। अगला सवाल देखिएगा, एक ही स्रोत से आ रही 2 अलग अलग छवियों को देखने वाला उपकरण कौन सा है?
तो ये इस उपकरण का नाम है स्टेरोस्कोपी है, जो एक ही स्रोत से आ रही दो अलग अलग छवियों को देख सकता है। पानी के शुद्धिकरण में सहायक है वो फिटकरी हो जाएगी। हंसाने वाली गैस कौन सी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड है, N2O इसका फॉर्मूला है। ये हंसाने वाली गैस है, लॉफिंग गैस है। किस संस्था ने सूर्य के प्रकाश जल से ईंधन का उपयोग करने वाला कृत्रिम पत्ता है वो विकसित किया है, जो सूर्य से प्रकाश और जल से ईंधन का उपयोग करेगा, तो एज ए प्रकाश संश्लेषण की तरह कार्य करेगा, कृत्रिम पत्ता है। वो किस संस्था ने ये विकसित किया, तो CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये अत्यंत पतला वायरलेस उपकरण जो पौधे के पत्ते के समान ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए पानी और सूर्य का प्रकाश यूज करता है। किसमें रेशम प्राप्त किया जाता है, रेशम प्राप्त है वो किससे किया जाता है, तो रेशम कीट के द्वारा। और रेशम कीट का जो वैज्ञानिक नाम है वो बॉम्बिक्स मोरी है, जो शहतूत की पत्तियों को खाते हैं ये रेशम कीट। किस प्रकार के पौधे के शरीर जड़, तना और पत्ती में विभाजित होते हैं, या फिर जो थेलोफाइटा के उदाहरण आपको बताना था कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा फर्न है। तो फर्न ये है टेरिडोफाइटा का उदाहरण है, थेलोफाइटा का उदाहरण नहीं है। थेलोफाइटा का शरीर है वो विभेदित नहीं होता है, जड़, तना, पत्ती में विभाजित नहीं होता है। तो कौन से होते हैं जड़, तना, पत्ती में विभाजित है, तो इसके अंतर्गत यूलोथ्रिक्स है, स्पाइरोगाइरा है, कारा है, इन सभी का शरीर है ये जड़, तना और पत्ती में विभाजित होता है। और इनकी संरचना में जो ये आपको दे रखा था थेलोफाइटा, तो इनकी संरचना में विभेदीकरण नहीं पाया जाता है। थेलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। ब्रायोफाइटा में मॉस, मार्केशिया वगैरह आ जाएंगे। टेरिडोफाइटा में फर्न, मार्सिलिया और हार्स्टेल आते हैं। किस खोज हेतु हार्वे जे ऑल्टर, माइकल हॉप्टन और चार्ल्स एम राइस को संयुक्त रूप से चिकित्सा का नोबेल प्राइज दिया गया था 2020 में, तो इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज की थी। E=mc² जो द्रव्यमान ऊर्जा संबंध फॉर्मूला है ये अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी बोलते हैं। इसके अतिरिक्त बात करूं कवकों का अध्ययन है, फंगी जो कवक है उनका अध्ययन माइकोलॉजी, और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी बोला जाता है। मानव द्वारा निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है, प्रथम कृत्रिम रेशे की बात करें जो मानव द्वारा निर्मित है वो नाइलॉन हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, द्विनाम पत्ती के जनक है कैरोलस लीनियस हो जाएगा। नेक्स्ट वन यहाँ पर हाउ मैनी मून्स हैव मार्स एज ऑन अक्टूबर 2020 है। तो मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा है, तो मंगल के 2 चंद्रमा है, नाम है फोबोस एंड डिमोस है। तो मंगल ग्रह के 2 चंद्रमा है। सबसे अधिक जो उपग्रह कह दे या फिर चंद्रमा कह दे वो किस ग्रह के है, तो शनि के सबसे अधिक 82 है। उसके बाद जुपिटर के 79 है। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी उपग्रह नहीं है, कोई भी चंद्रमा नहीं है। बुध और शुक्र ग्रह के कोई भी चंद्रमा नहीं है। पृथ्वी का 1 मून है। यूरेनस के 27 मून है। नेपच्यून के 14 है। प्लूटो है जो एक ड्वार्फ प्लैनेट है उसके 5 मून है। नेक्स्ट में देखिएगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन बिटवीन फैमिली एंड स्पीसीज है। तो स्पीसीज और फैमिली के मध्य कौन सा वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है इसमें से ऑर्डर कौन सा आता है, तो मैं आपको पूरा ही बता देता हूं। क्रम जो रहता है वर्गीकरण प्रणाली के पदानुक्रम में 8 प्रमुख स्तर हैं जो निम्नतम से उच्चतम की ओर जा रहे हैं। सबसे छोटी इकाई से बड़ी इकाई की ओर है। सबसे छोटा होता है यहाँ पर स्पीसीज है। उसके बाद होता है जीनस यानी वंश। उसके बाद फैमिली, फिर ऑर्डर रहता है, क्लास, फाइलम, किंगडम, डोमेन। ये प्रमुख 8 स्तर हो जाते हैं। आपको पूछा था फैमिली हो गई और स्पीसीज हो गई, इनके मध्य ये जीनस आ जाएगा, वंश आ जाएगा। हिंदी में बोले यानी निम्नतम से उच्चतम की ओर, तो सबसे छोटी जाति, फिर वंश, कुल, उसके बाद आपकी ऑर्डर आ जाता है, गण, क्लास है, संघ है, जगत है। ये आपके क्रम हो जाता है हिंदी में। मलेरिया की मेडिसिन कुनैन किस पेड़ की छाल से बनाई जाती है, तो कुनैन मेडिसिन है जो मलेरिया की है ये सिनकोना की छाल से बनाई जाती है। फास्फोरस की परमाणुकता कितनी होती है, फास्फोरस की जो परमाणुकता है वो है 4, P4 के रूप में ये पाया जाता है। अणु की परमाणुकता होती क्या है, तो किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अधिकतम कितने यहाँ पर परमाणु है वो कनेक्ट हो सकते हैं परमाणु के। फास्फोरस के अणु की बात करूँ तो P4 है अधिकतम। ऑक्सीजन है ये O2 फॉर्म में रहता है, इसकी परमाणुकता अधिकतम ये 2 हो जाएगी। सल्फर है इसकी परमाणुकता है वो 8 है। देखिए स्पेशली आपको सल्फर का और फास्फोरस का एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है परमाणुकता में। फास्फोरस P4, सल्फर S8 है, ये बहुत बार रिपीट होता है आपके सल्फर का। नेक्स्ट देखिएगा, पौधे में पानी का परिवहन किस ऊतक के द्वारा किया जाता है, तो पादप में जो पानी का परिवहन है वो जाइलम से होता है, और फ्लोएम है जो भोजन का परिवहन करता है पौधे में। फ्लोएम की गति द्विदिश होती है, ऊपर नीचे, पानी ऊपर से नीचे की ओर एक ही दिशा में आवाजाही है। रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीकरण का क्या मतलब है,
बिल्कुल ईजी, नाम से स्पष्ट है। ऑक्सीकरण यानी यहाँ पर ऑक्सीजन का क्या योग हो रहा, संयोग हो रहा है। तत्व या यौगिक में यदि ऑक्सीजन जुड़ रही है तो वो ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया, इसका उल्टा कहें कि ऑक्सीकरण, उल्टा नहीं मतलब अन्य लैंग्वेज में कहें कि ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विद्युत ऋणी तत्वों का योग होता है। क्या है, ऑक्सीकरण में होता है विद्युत ऋणी तत्व ऐड हो रहा है, विद्युत ऋणी की बात हो रही है। या फिर हाइड्रोजन का वियोग हो रहा, निकल रहा हाइड्रोजन या किसी अन्य धन विद्युतीय तत्व का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन हट रहा है, विद्युत ऋणी का योग है या फिर धन विद्युती का निकलना है, ये ऑक्सीकरण हो जाएगा। प्रोटीन की कमी से एक प्रमुख रोग है वो क्वाशियोरकर और मरस्मस हो जाता है। जीपीएस के द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा के चक्कर लगाने के लिए अनुमानित समय कितना होता है? तो जीपीएस के द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा में चक्कर लगाने के लिए जो अनुमानित समय है वो 11 घंटे 58 मिनट है, यानी लगभग आप कह सकते हो 12 घंटा लगता है जीपीएस के द्वारा पृथ्वी का एक पूर्ण कक्षा में चक्कर लगाने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो पार्ट 4 में अपन ने कवर कर लिए हैं 80+ क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर 280 से लेकर पार्ट 4 में 360 सवाल कवर करने थे। तो वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 5 के साथ में। जिनमें कैंडिडेट ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि इसी टाइप से आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद।